हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम साक्ष्य विधि के अंतर्गत खंडनी उपधारा और अखंडनी उपधारा की बात करेंगे। इससे पहले हमने उपधारा की बात किया है कि उपधारा क्या होता है, उपधारा कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपका तथ्य की उपधारा हो गया, विधि की उपधारा हो गया। तीसरा मिश्रित का उपधारा है। मिश्रित उपधारा जो है हमारे यहाँ है नहीं, उसको महत्व नहीं मिला हुआ है। अब इसके बाद हम खंडनी और अखंडनी उपधारा की बात करेंगे। खंडनी उपधारा जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, इसका खंडन किया जा सकता है। अखंडनीय यानी कि इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। ये दो प्रकार की उपधारा होती है जो न्यायालय अपने विवेकीय शक्ति और ये कानून या विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी उपधारा का खंडन करेगा और किसी उपधारा का खंडन नहीं करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे अगर खंडनीय उपधारा है तो खंडनीय उपधारा में साक्ष्य दे करके उसका खंडन किया जा सकता है। अगर कोई उपधारा है और उस उपधारणा के विरुद्ध जाकर के अगर किसी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, अगर वो साक्ष्य दे दिया तो जो उपधारा था उसका खंडन हो सकता है। लेकिन जो अखंडनीय उपधारा है, ऐसी उपधारा जिसका खंडन नहीं हो सकता है, उसमें आप साक्ष्य देकर भी उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। तो इसका खंडनीय, ये खंडनीय नहीं है, इसलिए खंडन नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो अंतर है, दूसरा अंतर यह है कि जो खंडनीय उपधारा होता है जिसका खंडन किया जा सकता है, खंडन करने के लिए खंडन वाली बात तभी तक मान्य होगी जब तक उनके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई खंडनीय उपधारा है और उसे हम खंडनीय नहीं कराना चाहते हैं, मतलब वो हम ही चाहते हैं कि ये अखंडनीय हो जाए। अखंडनीय कराने के लिए हमें उसके प्रतिकूल साबित करना होगा। अगर हम प्रतिकूल साबित नहीं कर सकते हैं तो वो खंडनीय हो जाएगा। वो खंडनीय उपधारा जो है ये तभी तक मान्य होगा जब तक कि उनके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है। इसमें जो है आपका जो अखंडनीय उपधारा है, अखंडनीय उपधारा जो होता है ये सदैव मान्य होता है। ये सदैव मान्य ही रहेगा। ये माना ही जाता है कि हाँ, ऐसी उपधाराएं जो विशेष प्रकार की उपधाराएं हैं जो आपके धारा 41, 112, 113, 116, 117 के अंतर्गत उपधाराएं आती हैं, तो इन उपधाराओं को सदैव मान्य किया जाता है और ये उपधाराएं सदैव अखंडनीय होती हैं, कुछ दशाओं को छोड़ करके। और यहाँ पर ये जो खंडनीय उपधारा है, खंडनीय उपधारा में ये मान करके ही चला जाता है कि हाँ, ये उपधाराएं खंडनीय हैं और इन्हें खंडनीय किया ही जाएगा जब तक कि उनको हम साबित नहीं कर देते हैं कि नहीं, इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। और खंडनीय उपधारा के जो प्रावधान है वह है 79, 85, 89, 105। ये निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत खंडनीय उपधारा का प्रावधान किया गया है। और इन धाराओं में यानी कि 41, 112, 113 और आपका 115 भी आ जाएगा, 116 भी आ जाएगा और 117 भी आ जाएगा। इन धाराओं के अंतर्गत अखंडनीय उपधाराओं का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम आइए दोस्तों, हम जो है अब साक्ष्य विधि 1872 के कुछ और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे विबंधन का सिद्धांत है। विबंधन का सिद्धांत जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल का सिद्धांत बोलते हैं इसको। विबंधन का सिद्धांत, विबंधन का मतलब होता है कि आपके ऊपर बंधन लगा देना। स्टॉपेल यानी स्टॉप करना। आप अपने उन बातों से या ऐसे वादों से या ऐसे वचनों से नहीं मुकर सकते हैं या उनसे उलट नहीं सकते हैं, पलट नहीं सकते हैं, जिन वचनों को, जिन बातों को, जिन तथ्यों को आपने पहले दे चुका है या कह चुका है या बता चुका है। ऐसे बातों से आप मुकर नहीं सकते हैं, पलट नहीं सकते हैं। उसे कहा जाता है विबंधन का सिद्धांत। विबंधन का सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम के धारा 115 से 117 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 115 से 117 के अंतर्गत जो आपका विबंधन का सिद्धांत है, इसके बारे में हम बात करते हैं। विबंधन जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से 117 के अंतर्गत बताया गया है।
115 में विबंधन के सामान्य नियम का प्रावधान किया गया तथा धारा 116 और 17 में विनिर्दिष्ट मामलों को प्रावधानित किया गया है। विबंध को अंग्रेजी में स्टॉपेल कहते हैं। स्टॉपेल जो है ये फ्रेंच भाषा है। फ्रेंच भाषा स्टॉप है, इसको हम स्टॉप बोल सकते हैं, ये स्टॉप। और जब हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं तो स्टॉप बोलते हैं। स्टॉप जो है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है रोकना। विबंध जो कि परस्पर विरोधी बातों का अभिकथन करता है उसकी सुनवाई नहीं होगी। कहने का मतलब कि जो भी व्यक्ति परस्पर विरोधी बात का जो है अभिकथन कर रहा है, प्लीड कर रहा है, बचाव कर रहा है, एलिगेंस कंट्रेरिया एस्ट ऑर्डिडेंडस, ऑर्डिएंडस ये एक सूत्र है। ये सूत्र है एलिगेंस कंट्रेरिया एस्ट ऑर्डिएंडस, यानी कि जो व्यक्ति परस्पर विरोधी बात करता है उसे सुनवाई नहीं किया जाएगा या उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये है आपका स्टॉपेल का सिद्धांत, जिसे हम हिंदी में विबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को उसके बात से मुकरने से रोकना, पलटने से या उलटने से रोकना, बेईमानी तथा कपटपूर्ण कार्यों से वाद के जो पक्षकार हैं उनके हित की रक्षा करने का इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी वादी है, जो वाद हैं, जो मामले आते हैं, उसमें कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण ढंग से अपने बात से मुकरे न, अपने बात से पलटे न, उसे रोका जा सके। विबंधन का जो नियम है ये साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को एक समय पर एक बात तथा दूसरे समय पर उसी के उल्टा या उसी के प्रतिकूल दूसरी बात करने नहीं दिया जाएगा तथा उसे रोक दिया जाएगा। वहां पर ये हम विबंधन का सिद्धांत प्रयोग करेंगे और इस सिद्धांत के आधार पर उन्हें हम स्टॉप कर देंगे। विबंधन की जो प्रकृति है, इसका जो मौलिक विधि है, इसे हम इसका जो प्रकृति है यानी इसका नेचर यानी इसकी प्रकृति कैसी है, यह मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है और यह साक्ष्य का एक साधारण नियम है। साक्ष्य के समस्त नियम प्रक्रिया के नियम होते हैं। यद्यपि विबंध जो है साक्ष्य का नियम तो है, परंतु विबंध को साक्ष्य का सारभूत नियम समझा जाता है। तो ये आपका विबंधन रहा। विबंधन का नियम के बाद आगे हम पढ़ेंगे, इसमें जो अगला बिंदु है ये है आपका विशेषाधिकृत संसूचना, यानी इसे हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन या प्रिविलेज इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये अनुच्छेद 121 से 132 के अंतर्गत है। इसमें राज्य के बीच यानी कि राज्यों यानी राज्य सरकारों या ये कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक तौर पे किसी विशेष प्रकार की जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, उसकी बात की गई है। और जो व्यक्तिगत यानी कि एक आम व्यक्ति, आम नागरिक या आम जनमानस जो आपस में व्यक्तिगत कोई विशेषाधिकार होता है, कह सकते हैं जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच विशेष प्रकार की बातें या कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन होता है, उसे हम विशेषाधिकृत संसूचना कहते हैं। तो ये संसूचनाएं जो हैं आपके साक्ष्य अधिनियम के धारा 121 से लेकर के 132 के अंतर्गत बताई गई हैं। आइए हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला ऐसा प्रकार है जो प्रकट करने से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। अगर उस संसूचना को किसी व्यक्ति ने किसी से प्रकट कर दिया तो उसको सूचना नहीं रखा जा सकता। और दूसरा ऐसा है जिनका प्रकट करना वर्जित किया जाता है, जिनको प्रकट नहीं किया जा सकता उन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो ये आपकी विशेष संसूचना की बात की गई है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की गई है, इसमें जो राज्य की विशेष संसूचनाएं हैं या विशेषाधिकृत संसूचनाएं हैं वो धारा 121, 123, 124 और 125 में है। 121, 123 और 124 में और 125 में ये आपका राज्य के